और सपने को साकार करने के लिए जरूरी है सही फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का सही बैलेंस होना बेहद अनिवार्य है। योर मनी न सिर्फ आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करता है, बल्कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम गुरु मंत्र भी आपको देता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज योर मनी में हमारे साथ है आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर फिरोज अजीज। आपका स्वागत है फिरोज शो पर। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज के हमारे पहले दर्शक महाराष्ट्र से गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग गौतम, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी। मैडम मेरी उम्र अभी 38 साल है और मुझे 38 साल है, 38। और मुझे 2 लड़कियां हैं। एक लड़की की उम्र है 8 साल और एक लड़की की उम्र है 2 साल मैडम। ठीक है। मुझे 15 साल के बाद 1.25 से 1.5 करोड़ तक पूंजी जुटानी है, ताकि वो लड़कियों का उनका बेटर एजुकेशन, उनकी शादी है और मेरे रिटायरमेंट के लिए मुझे पूंजी चाहिए मैडम। तीनों गोल्स के लिए आपको 1 से 1.25 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ ठीक है। तो अभी मैं म्यूचुअल फंड में कुछ SIP कर रहा हूँ, जैसे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 3,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ मैडम। तो एक्सिस मिड कैप में 3,000, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 4,000 और जो कि ELSS से कनेक्ट है, और बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में 3,000 रुपए। ऐसे में 13,000 हर महीने SIP करता हूँ। ठीक है। और उसी के साथ मैंने LIC की जो जीवन आनंद पॉलिसी है उसका सालाना प्रीमियम 34,000 है, वो इंश्योरेंस भी मैंने किया है। और इसी के साथ हर दिवाली पे मैं 10 ग्राम गोल्ड कॉइन भी खरीदता हूँ और बैंक में हर साल 1 लाख रुपए FD भी करता हूँ मैडम। तो क्या मेरे गोल अचीव हो पाएंगे मैडम? ठीक है गौतम, मुझे बताइए, क्योंकि आज हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग शो है, तो इंश्योरेंस के लिए आपने क्या क्या पॉलिसीज ली हुई है? LIC आपने कहा कि जीवन आनंद ले रखी है, उसके अलावा आपने कोई टर्म प्लान लिया है, कोई मेडिक्लेम आपके पास है? मेडिक्लेम और टर्म प्लान तो नहीं है मैडम, सिर्फ जीवन आनंद की एक ही पॉलिसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले फिरोज, इनके इंश्योरेंस से हमें शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास एक टर्म प्लान भी नहीं है और मेरे ख्याल से कोई हेल्थ कवर भी नहीं है। और जब भी हम कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आप करें तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को सिक्योर करें, जिसके लिए एक टर्म प्लान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। आई थिंक टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देखिए ये प्लान ए है इनका, राइट? ये इतने पैसे सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लान बी जो रिप्लेसमेंट होती है, फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, वो कवर करना बहुत ज़रूरी है गौतम जी आपको। तो आपको एक टर्म प्लान, आजकल जो सस्ते हो गए हैं, काफ़ी कंपटीशन की वजह से प्राइसेस गिर गई हैं टर्म प्लान्स की, प्रीमियम्स की, तो उसमें आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए। आपको टर्म प्लान एटलीस्ट मेरे हिसाब से, अगर आपका गोल 1.25 करोड़ का आज की प्रेजेंट वैल्यू है, पहले तो 1.25 करोड़ की सैंक्टिटी और कैसे आया उसको एसरटेन करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन 15 साल तक 7% के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 करोड़ का टर्म प्लान तो मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप ये ऑनलाइन खरीद लें, क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 38 साल की है, तो आपको ऑनलाइन में भी अच्छे प्रीमियम्स मिल जाएंगे। रेलीगेयर का जो टर्म प्लान है, आई टर्म बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा कम दाम में आपको अच्छी खासी 2 करोड़ की कवर 25 से 30,000 रुपये में सालाना आपको मिल जाएगी। तो आपका प्लान बी बना रहेगा। प्लान ए में अगर कोई भी बदलाव आए तो प्लान बी कम्स इनटू पिक्चर। अगर आपकी स्पाउस अर्न करती है तो ये जो टर्म प्लान है ये दोनों में स्प्लिट करनी चाहिए। अगर आप ही अर्निंग मेंबर हैं तो आपने आपको 2 करोड़ के लिए कवर ज़रूर करें, जैसे कविता जी ने कहा। और इसके अलावा क्या होता है कि लाइफ में अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वो आपकी सेविंग्स में बहुत बड़ा रिस्क होता है कि वो आपकी सेविंग्स को ईट अप कर जाती हैं। 3-4 साल 5 साल लोग पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई इलनेस आ गई और हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, फैमिली में 3-4 लोग रहते हैं, तो उनकी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आपके 2-3 साल फाइनेंशियल प्लानिंग के वेस्ट हो सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने 10,000 रुपये सालाना खर्च किए तो एक्चुअली फैमिली की पूरी फ्लोटिंग रेट प्लान्स आती हैं, फ्लोटिंग प्लान्स आती हैं, वो भी कंसिडर करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छा होता है एक्चुअली। तो इतना कवर होना चाहिए इनकी हेल्थ पॉलिसी का? हेल्थ पॉलिसी मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट आज के समय में ऑप्टिमल कवर एटलीस्ट 3 to 4 lakhs पर फैमिली का कवर बहुत ज़रूरी है। मेडिकल एक्सपेंसेस 10% पे इन्फ्लेट हो रही हैं, 11% पे इन्फ्लेट हो रही हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो 3 to 4 lakhs ऑप्टिमल 3 member फैमिली
फैमिली फ्लोटर इनको लेना चाहिए। कोई कंपनी का हेल्थ प्लान आप रेकमेंड करना चाहेंगे? कोटक का फ्लोटर प्लान अच्छा है, फैमिली फ्लोटर, और पर फैमिली मेंबर 1 लाख का कवर एनुअल लेना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। चलिए, इंश्योरेंस की तो बात हो गई है, लेकिन फिरोज अब आते हैं इनके गोल्स पर और इनकी इन्वेस्टमेंट पर। मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट नहीं किया है अपने अमाउंट को लेकर, जो ये 15 साल के बाद चाहते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, शादी के लिए भी और रिटायरमेंट के लिए भी। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिए अगर ये अपना अलग गोल रखे, एक अलग इन्वेस्टमेंट करें और एक अलग अमाउंट अपने लिए तय करें तो बेहतर होगा, बिकॉज 1.25 करोड़ रुपए अगर हम इन्फ्लेशन को भी काउंट इन करते हैं तो वो इनफ नहीं होंगे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये जो गोल है, इसीलिए मैंने भी कहा कि ये इसको रीथिंक करना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट एक गोल लगता है, बट वो एक गोल है जो रेकरिंग एक्सपेंस है। देखो, शादी एक बार करनी है लड़की की, दो बार आपको 2 लड़कियों की एक बार शादी करनी है, बट रिटायरमेंट जो है आपकी 30 साल की एक्सपेंस है। उसको जनरली लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि काउंटिंग में 3 गोल लगते हैं, 2 गोल और ये तीसरा गोल। बट ये तीसरा गोल आपको जीवित रखेगा, आपके लाइफस्टाइल को जीवित रखेगा 30 साल तक, 25 साल तक। तो उसकी जो क्वांटम चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आपको रीथिंक करें। और इन्फ्लेशन अगर फैक्टर इन कर ले तो आपको 3.6 करोड़ 3.5 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से, 7% इन्फ्लेशन के को फैक्टर इन करके। तो 3.6 करोड़ के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा SIP करनी पड़ेगी, बट आपको गोल सेटिंग बहुत आपको तवज्जो देना पड़ेगा, आपको एम्फेसिस देना पड़ेगा और उसको राइटली प्लान करना ज़रूरी है। और जैसे कविता जी ने कहा कि ये थोड़ा कम लग रहा है मेरे हिसाब से, बिकॉज रिटायरमेंट इज़ अ big goal, not equal to the weddings and the educations, which are one time. Retirement is a recurring expense, so you need to. पोर्टफोलियो पे अगर हम आए तो इनके फंड्स आपको कैसे लगते हैं और क्या किसी फंड से निकलने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आई थिंक इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा वापस स्ट्रेटजी लेवल पे रीथिंक करना ज़रूरी है। एसेट एलोकेशन की लेवल पे भी आपको रीथिंक करना ज़रूरी है। आपकी एसेट एलोकेशन आज के हिसाब से, अगर मैं गोल्ड को डेट के पोर्शन में ऐड कर लूँ सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि उसका रिस्क थोड़ा कम होता है डाउनसाइड के हिसाब से, तो आपकी 49% जो है एक्विटी में है, 51% डेट एंड गोल्ड में है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो लक्ष्य हैं तीनों, आपकी डॉटर्स, मेरे हिसाब से अगर आप 38 साल के हैं तो डॉटर्स एटलीस्ट मैरिज के लिए भी एटलीस्ट 5, 7, 8 साल तो मिनिमम होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 60% एक्विटी के तौर पे इन्वेस्ट करना चाहिए और डेट और गोल्ड में 40% से ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। और क्योंकि आपका जो एसेट लोकेशन को थोड़ा ट्वीक करना है तो वो ट्वीक कीजिए। और दूसरा क्या है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको कोई भी इनएफिशिएंसीज पोर्टफोलियो में नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आपने एफडीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, एफडीज से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे डेट फंड्स, जिसमें आपको टैक्स इतना नहीं लगेगा। आपकी टैक्स स्लैब ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप इंडेक्सेशन करके भी नए बजट के जो चेंज हैं उसमें भी अगर आप 3 साल की ज़्यादा टाइम फ्रेम है तो आपको टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज करने चाहिए। तो एफडी आपका डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, आपके डेट फंड्स शुड बी योर इंस्ट्रूमेंट। तो अभी इनके पास जो एफडी है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 1 लाख रुपए की एफडी करा रखी है और मेरे ख्याल से ये लगातार 2 साल से 1 लाख रुपए की कराते हैं, यानी 2 लाख रुपए हैं। अब अगर ये एफडी से निकल जाएं तो वो पैसे कहाँ लगाएं? उनको आप 2 डेट फंड्स चूज कर लीजिए और डेट फंड्स में अगर आप 3 साल तक बने रहेंगे तो उसमें इंडेक्सेशन की बेनिफिट भी मिलती है, तो उससे आपको 9.5% to 9% पोस्ट टैक्स रिटर्न, पोस्ट एक्सपेंस मिलने की अच्छी खासी संभावना है। उसको अगर आप कंपेयर करें, अगर 20% की भी स्लैब में है आप टैक्स की तो 13% की एफडी हो गई। अगर 13% की एफडी मिल रही है तो आप 9, 9.5% की एफडी में क्यों रहेंगे? तो आपके जो 2 लाख रुपए जो आपने निवेश किए जैसे ही मैच्योर हो या फिर अगर पेनल्टी ज़्यादा नहीं हो तो डेट फंड में मूव कर दीजिए। 2 डेट फंड होंगे, टेम्पल्टन का शॉर्ट टर्म फंड और HDFC का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये दोनों को अगर आपने 3 साल तक का होल्ड किया तो डबल डिजिट रिटर्न्स पोस्ट टैक्स आने की भी अच्छी खासी संभावना है। और जीवन आनंद में ये बने रह सकते हैं। बिल्कुल, डेट के तौर पे बने रह सकते हैं, डेट पोर्शन पे डाल सकते हैं। तो यानी तमाम सारे फंड से निकलकर जो आपने फंड्स इनको रेकमेंड किए हैं उनमें इनको निवेश करना चाहिए, जो है बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी, ICICI प्रू फोकस्ड, ब्लू चिप, मिड कैप एक्सेस मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इन तमाम फंड्स में आप इनको निवेश की करने की सलाह दे रहे हैं। इनमें से 2 फंड इनके ऑलरेडी हैं, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर लें और इनमें निवेश करेंगे तो अच्छी खासी इक्विटी डेट की बैलेंस भी रहेगी और आपके गोल्स पूरे करने के लिए थोड़ा आपको स्केल अप करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो आपकी इनका इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आप स्केल अप कीजिए। आई थिंक 3-4 साल में जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपना निवेश यहाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने गोल्स पर थोड़ा सा रिवर्क करने की ज़रूरत है गौतम। और साथ ही आपको टर्म प्लान लेना है लगभग 2 करोड़ का। रेलिगेयर आइटम का टर्म प्लान आपको यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है योर मनी पे आज, और साथ ही आपको हेल्थ पॉलिसी लेनी है अपने
फैमिली के लिए जो होगा कोटक का फैमिली फ्लोटर प्लान। उम्मीद करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आज योर मनी में हमने कर दी होगी। इसी के साथ फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक के हमारे पेज पर भी अपना सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं और योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। वेलकम बैक। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक खबर बता दें। मशहूर अभिनेत्री और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम की को ओनर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अब सोने के कारोबार में उतर गई हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपने बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के साथ मिलकर सत्यु गोल्ड के नाम से एक कंपनी शुरू की है। छोटे निवेशकों को ध्यान में रखकर कंपनी ने मेरा गोल्ड प्लान के नाम से एक स्कीम शुरू की है। इस प्लान में आप हर महीना 1000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होगा। कंपनी कोई स्टोरेज चार्ज भी अलग से नहीं लेगी। शिल्पा शेट्टी का दावा है कि इस प्लान में कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। इस कारोबारी साल के आखिर तक कंपनी का लक्ष्य 2 लाख ग्राहक जोड़ने का है और सत्यु को गोल्ड का नेटवर्क पूरे देश में होगा। इस वित्त वर्ष यानी मार्च 2015 तक कंपनी ने 5000 आउटलेट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इससे स्मार्ट तरीका और ट्रांसपेरेंट तरीका होगा नहीं गोल्ड प्रोक्योर करने का। लिटरली 50 रुपए दिन के हिसाब से अगर आप देखेंगे या 1000 रुपीज़ अ मंथ के हिसाब से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। हमारे ट्रस्टीज हैं IDBI और ब्रिंक्स जो सोना रखेंगी जो जैसे जैसे आप खरीदेंगे, और ये बहुत ही मतलब एक आश्वासन भी देता है हमारे कस्टमर्स को कि हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं। चलिए तो इसी प्लान पर अब राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से भी। तो फिरोज, जैसे कि आपने सुना शिल्पा शेट्टी बोल रही थी कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इजी तरीका नहीं होगा गोल्ड प्रोक्योर करने का, लेकिन बाजार में तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं गोल्ड खरीदने के, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, जो कि गोल्ड डेट फंड्स भी हो गए हैं और साथ ही गोल्ड ETF भी हो गए हैं। उनके मुकाबले ये प्लान कितना अलग है? मेरे हिसाब से ये जो गोल्ड का प्लान है, मेरे हिसाब से आज तक ट्रांसपेरेंसी की इतनी चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मुश्किल होती। गोल्ड का ग्राम का हिसाब होता है, ETFs भी बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, टैक्स एफिशिएंट है, और मंथली SIP भी गोल्ड फंड्स में पॉसिबल है, ETFs में पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंशिएशन आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, उसमें शायद आ जाए। क्योंकि AMCs जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो गोल्ड फंड्स लॉन्च करती हैं, गोल्ड के ETFs लॉन्च करती हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेट्रोज में फोकस्ड रहती है, रूरल रीच नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो उसमें शायद डिफरेंशिएशन की वजह से ये शायद पैसा इकट्ठा कर पाएं। बट मेट्रोज और Tier 2 सिटीज़ में भी इसकी ज़रूरत मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा निवेशकों को नहीं है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ETFs और गोल्ड में है। तो रूरल मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी ठीक होगी। अगर ये 5000 रिटेल आउटलेट्स बनाएंगे तो काफी रीच तो डेफिनेटली होगी मेरे हिसाब से। तो गोल्ड में निवेश करने के लिए ये एक अच्छा जरिया बन सकता है। हाँ, रूरल जिनको एक्सेस नहीं है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, उनके लिए अच्छा है। जिनको एक्सेस है, जिनको समझ आता है डेट फंड्स, तो उनके लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल योर मनी में और शुरुआत करते हैं फिर से एक बार हमारे सवाल जवाब के सिलसिले का। और हमारे साथ अरुण कुमार फोन लाइन पर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार अरुण कुमार जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो अरुण कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। लगता है उन्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन फिरोज इनका सवाल हमारे पास है। SBI लाइफ यूनिट प्लस 2 रेगुलर प्लान को लेकर ये अपना सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें बने रहें या नहीं। इन्होंने एक गोल सेट किया है अपने लिए, जो है इनको 3 करोड़ रुपए चाहिए 55 साल की उम्र तक। अभी फ़िलहाल ये 31 साल के हैं और इनकी सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है।
पर मंथ। और इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। एक्सिस इक्विटी फंड ग्रोथ में ये डालते हैं 5,000 रुपये, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में डालते हैं लगभग 2,500 रुपये, और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में डालते हैं 2,500 रुपये। और ये अब कुछ और इन्वेस्टमेंट भी करने के बारे में सोच रहे हैं। 1,00,000 रुपए मेरे ख्याल से एक मुश्त ये किसी भी इक्विटी फंड में भी डालने के बारे में सोच रहे हैं फ़िलहाल। तो सबसे पहले SBI लाइफ यूनिट प्लस का जो रेगुलर प्लान इन्होंने लिया हुआ है, मेरे ख्याल से निवेश को ध्यान में रखकर लिया है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है। तो क्या इसमें बने रहें या निकल जाए, किस तरह का प्लान है ये? ये प्लान बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया है, बट इसमें इंश्योरेंस कवर्स नेग्लिजिबल होंगी आपकी, तो मेरे हिसाब से तो इसको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 7 to 8% से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का है। 7 to 8% जस्ट इन्फ्लेशन को बीट करेगा, तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना बहुत वाजिबी होगा आपके लिए। और आपको जो एग्जिट्स लोड लगेंगे वो भी नेग्लिजिबल है मेरे हिसाब से। 1% जो एग्जिट लोड है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो इसको एग्जिट कीजिए और इसको पैसे को ऑप्टिमली यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो 13-14% बनने की अच्छी खासी संभावना है अगर आप दूसरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स यूज करें और ना कि ये। तो एग्जिट इज द रिकमेंडेशन। चलिए, तो अरुण कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। अरुण जी, यहाँ पे आपको SBI लाइफ से निकलने की सलाह दी जा रही है, क्या आपको मेरी आवाज अब आ रही है? अभी अभी आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, तो यहाँ पर SBI लाइफ से आपको निकलने की सलाह दे रहे हैं। आपने बस 3 ही फंड्स में निवेश किया हुआ है जो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, या इसके अलावा भी आपका कोई और निवेश है? नहीं, फिलहाल तो मेरे पास वही 3 इक्विटी फंड्स में मैंने निवेश किया है, और जो मैं 1,00,000 SBI में डाल रहा था SBI लाइफ में, अगर उसमें से निकलना है तो मतलब कि इसमें का जो मैं 1,00,000 जो ईयरली दे रहा हूँ जी, उसको मैं किस में इन्वेस्ट करूँ? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि उन पैसों को आप कहाँ डिवाइड कर सकते हैं और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इनके गोल को ध्यान में रखते हुए फिरोज जो SBI लाइफ से ही पैसे निकालेंगे उन्हें कहाँ लगाएं, और साथ ही जो करंट फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में वो कैसे हैं? बिल्कुल, इनके 2 फंड तो बहुत अच्छे हैं। एक जो फ्रैंकलिन ब्लू चिप है उसमें स्विच की ज़रूरत है। फ्रैंकलिन प्राइमा फंड में आप ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि आज की एनवायरनमेंट देखते हुए मेरे हिसाब से मिड कैप एक्सपोजर बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए अगले 2-3 साल के लिए। तो प्राइमा फंड जो है, ना कि लार्ज कैप कंपनीज के ऑलरेडी 2 फंड्स हैं आपके पास, तो एक मिड कैप फंड ब्लू चिप को हटा के प्राइमा पे आ जाइए। लेकिन क्या मिड कैप फंड बहुत वॉलेटाइल नहीं होते हैं? उन्हें ट्रैक करना क्या थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स? देखिए क्या है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको मिड कैप फंड ले रहे हैं और अच्छे फंड मैनेजर्स का ले रहे हैं, तो वो अपने बहुत अच्छी एग्रेसिवली मैनेज करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो वॉलेटिलिटी होती है मार्जिनली ज़्यादा होती है, जो इवन आउट हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं तो आपकी जो रिस्क है, इंक्रीमेंटल मार्जिनल रिस्क, बिकॉज आपने मिड कैप फंड लिया हुआ है, वो मिटिगेट हो जाती है। तो आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं होती। 2-3 साल तक निवेश करो तो ठीक है। और आपका जो इनका जो लक्ष्य है उस पर अगर हम गौर करें तो 3 करोड़ का इनका जो लक्ष्य है उसके लिए 16,000 रुपीज पर मंथ की इनको जरूरत पड़ेगी। तो खुशी की बात यह है कि जो अब इनका 1,00,000 रुपए का जो SBI का जो एनुअल प्रीमियम है वो उनके लिए रिलीज हो जाएगा, जो 8,000 रुपीज पर मंथ का जितना हो गया, और इनकी SIPs भी मिलाओ तो ऑलमोस्ट वो अपने 16,000 के मार्क पे है। तो आपका जो 3 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरे होने की अच्छी खासी चांस है, अगर आप कोई भी स्ट्रे नहीं करें अपने प्लान से और प्लान में इक्विटी बनाए रखें और थोड़ा डेट भी बनाए रखें। HDFC और फ्रैंकलिन का दोनों का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, उसमें अगर आप अपनी 30 to 40% ऑफ अपनी 16,000 जो मंथली एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है, वो उधर डाल दें तो आपका लक्ष्य 3 करोड़ का पूरा होने की अच्छी खासी संभावना है। 12 से 13% की रिटर्न में भी आपका पूरा हो जाएगा लक्ष्य। चलिए, तो अरुण कुमार जी, आपको अपने SBI प्लान में से निकल जाना है और यहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स शामिल करने हैं, जिसमें से एक्सिस इक्विटी है, BSL फ्रंटलाइन इक्विटी है, और मिड कैप के लिए फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है। साथ ही डेट में भी आपको निवेश करना है। डेट म्यूचुअल फंड्स में से आप चुनेंगे फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड और ICICI प्रू रेगुलर सेविंग्स फंड। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब योर मनी में आज हमने दे दिया होगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए हैं फिरोज अजीज। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। यहाँ पे कोलकाता से राहुल मनपुरिया ने अपना सवाल हमें भेजा है। ये कहते हैं कि इनके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और इन्हें कुछ लोगों ने फ़ोन पर खुद को आईसीआईसीआई बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का ऑफर दिया था और इसके लिए उन्होंने कुछ 7,500 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करवाया और कहा कि ये इनके क्रेडिट कार्ड बिल में नहीं जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये ट्रांजैक्शन इनके बिल में जुड़ गया है। अब जब इन्होंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की और इस ट्रांजैक्शन के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की, शिकायत करने की कोशिश की, तो इनको किसी भी तरह की मदद यहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो फिरोज, इस तरह के ट्रांजैक्शन सबसे पहले तो आपको करने ही नहीं चाहिए। ये फ्रॉडलेंट कॉल्स होती हैं जिनको आपको अटेंड ही नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल के केस में अब कैसे इनकी मदद हम कर सकते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से इस पे एक क्वेश्चन जो है ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। ये फ्रॉड है। अगर आप इसको बढ़ावा देते हैं और इसके लिए आप यू फॉल प्रे टू दिस, तो प्रॉब्लम बढ़ती है। आज आपके साथ हुआ है, किसी और के साथ होगा। तो कभी भी फ़ोन पे कोई भी डिटेल्स, कोई भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी को ना दें, क्योंकि कोई भी बैंक, आरबीआई ने बैंकों को कहा हुआ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन नहीं कर सकते फ़ोन पे कॉल सेंटर्स के द्वारा। आपको वो भी करना है तो उसके लिए भी बैंक के ऑफिशियल्स आपको टाइप करने के लिए बोलते हैं नंबर्स। तो कभी भी किसी को वर्बली अपने डिटेल्स ना दें। पहले ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉशन है। राहुल से हमारे लिए कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एटलीस्ट वो इम्पॉर्टेंट है। और इनको हेल्प करने के लिए आज जब ये हो गया है तो 3 चीज़ें हैं। आपको पहले तो बैंक के पास जा सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कोई सीनियर को मेल लिखें आपने किसी बैंक के सीनियर को जैसे रिटेल क्रेडिट कार्ड हेड होते हैं, आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड हैं, हेड है, उनको आप गूगल करें, उनकी ईमेल आईडी आपको मिलेंगे, उनको एक बार मेल कीजिए। अगर वो उनसे रिस्पांस नहीं आए, 30 डेज का टाइम देना पड़ता है, ये रूल है। और आरबीआई ने कहा है कि अगर आपको 30 डेज तक सोल्यूशन नहीं मिलता है तो ओम्बड्समैन करके एक बैंक का ये होता है, कंप्लेन हैंडल करते हैं, उनके पास जाइए। अगर उनसे भी सोल्यूशन नहीं मिले, जो कि बहुत अनलाइकली है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में ज़रूर जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 में से आपको कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। राहुल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो चलिए राहुल जी, जल्द से जल्द आपको इस मामले पर एक्ट कर लेना चाहिए और किसी बैंक के सीनियर को सबसे पहले अप्रोच कीजिए। अपनी शिकायत का या तो लेटर लिखिए या तो उन्हें ईमेल कीजिए और उसके बाद तमाम विकल्प आपको बताए हैं, जो कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन है, कंज्यूमर कोर्ट है। लेकिन सबसे पहले आपको किसी बैंक के सीनियर को यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए फिरोज। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।